हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो अभी हम लोग मैक्स वेबर के कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सो जिन्होंने फिलर फॉर्म को ज्वाइन नहीं किया अभी तक, चाहे आपके फ्रेंड या रिलेटिव में कोई भी है, उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि फिलर फॉर्म का नया बैच स्टार्ट हो चुका है जून 2024 के लिए। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास तकरीबन 13 पेपर 2 के सब्जेक्ट्स हैं और पेपर 1 की भी तैयारी होती है यहाँ पे। सो जिन्होंने भी अभी तक नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा रेफरल कोड अलीम10 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 1 मिनट। और ये रेफरल कोड सारे सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशोलॉजी के लिए ये रेफरल कोड अप्लाई होगा, ये सारे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है। सो जो लोग भी अभी तक ज्वाइन कर नहीं किए हैं और करना चाह रहे हैं वो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं ऑल कोर्सेज के लिए। और हमारी डेली क्लासेस जो होती हैं वो 3 PM पे होती हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। 3 PM पे डेली क्लासेस होती हैं हमारी सोशोलॉजी की। इन केस अगर 3 PM पे कभी क्लासेस नहीं हो पाएंगी तो 8 PM पे क्लासेस होंगी। ये अगर 3 PM पे नहीं होंगी तभी 8 PM पे होंगी, ये आप याद रखिएगा। और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अगर 8 PM पे क्लास होगी तो उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो एक बार आप जब भी शेड्यूल देखें तो आप ये देख लें कि शेड्यूल में 3 PM है या 8 PM है। और वैसे भी अगर शेड्यूल 8 PM का होगा तो आपको अनाउंसमेंट के जरिए बता दिया जाए। ठीक। सो अभी तक हम लोगों ने मैक्स वेबर के कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे, कल कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है, उसी को कंटिन्यू करेंगे मैक्स वेबर पार्ट 2 में। मैक्स वेबर पार्ट 2 में उसी को कंप्लीट करेंगे हम लोग।
तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है आज का, रेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, समाज का युक्तिकरण। रेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, समाज का युक्तिकरण। द रेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी इज अ कॉन्सेप्ट दैट वाज क्रिएटेड बाय मैक्स वेबर। रेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको किसने क्रिएट किया था? मैक्स वेबर ने क्रिएट किया था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि रेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। Rationalization refers to the process by which modern society has increasingly become concerned with। ठीक, तो रेशनलाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसको लेकर मॉडर्न सोसाइटी चलती है। यानी कि मॉडर्न सोसाइटी में ज्यादातर जो है जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो रेशनलाइज्ड हो चुके हैं, यानी कि रेशनलाइजेशन के प्रोसेस से गुजर चुके हैं। ठीक, the rationalization of society is a concept that was created by Max Weber. Rationalization refers to the process by which modern society has increasingly become concerned with। ठीक, समाज का युक्तिकरण क्या है? समाज का युक्तिकरण किसको कहते हैं? समाज का युक्तिकरण एक अवधारणा है जो मैक्स वेबर द्वारा बनाई गई थी। ये क्या है? एक अवधारणा है जो मैक्स वेबर ने खुद बनाया था। तो अगर आपसे पूछता है कि समाज का युक्तिकरण अवधारणा किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। ठीक, युक्तिकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा आधुनिक समाज तेजी से चिंतित हो रहा है। यानी कि आधुनिक समाज जो है तेजी से अपने अंदर जो है युक्तिकरण कर रहा है। अपने जितने भी उनके संगठन है, सब में जितने भी संगठन है, जितने भी मतलब संरचनाएं हैं, सारी चीजों में युक्तिकरण किया जा रहा है, जो भी आधुनिक समाज है उसमें। ठीक, तो समाज का युक्तिकरण क्या है? समाज का युक्तिकरण एक अवधारणा है जो मैक्स वेबर द्वारा बनाई गई थी। युक्तिकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा आधुनिक समाज तेजी से चिंतित हो रहा है। यानी कि तेजी से आधुनिक समाज जो है वो युक्तिकरण को समा रहा है अपने अंदर। तो युक्तिकरण में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले आता है इफिशियंसी। ठीक, इफिशियंसी यानी कि दक्षता। अचीविंग द मैक्सिमम रिजल्ट विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट। यानी कि कम इफर्ट में आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हासिल कर पाए, इसी को क्या कहा जाता है? इफिशियंसी कहा जाता है। तो ये रेशनलाइजेशन का एक पार्ट है। ठीक, कि रेशनलाइजेशन क्यों होता है? ताकि इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके। इफिशियंसी क्या होती है? जब आप मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम रिजल्ट पाते हो, तो उसी को एफिशिएंसी कहा जाता है। दक्षता क्या है? न्यूनतम प्रयास से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। ठीक, दक्षता क्या है? और ये युक्तिकरण का एक पार्ट है। ठीक, युक्तिकरण का एक पार्ट है दक्षता। इसका क्या मतलब है? न्यूनतम प्रयास से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। यानी कि कम से कम प्रयास, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा अगर आपको परिणाम चाहते हैं, तो आपको दक्षता को अपनाना पड़ेगा। आपके अंदर ऐसी दक्षता होनी चाहिए। यानी कि युक्तिकरण जो है आपको दक्षता प्रोवाइड करता है। ठीक, कम से कम प्रयास में आपको ज्यादा से ज्यादा परिणाम देने की कोशिश करता है। ठीक, दूसरा क्या आ जाता है? प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या होती है? अ डिजायर टू प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। तो प्रिडिक्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? कि एक ऐसा डिजायर जो ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक, यहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है? अ डिजायर टू प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। ठीक, पूर्वानुमेयता क्या होती है? भविष्य में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी करने की इच्छा होती है। ठीक, तो भविष्य में क्या होगा इसकी भी भविष्यवाणी करने की इच्छा होती है युक्तिकरण में। दूसरा क्या है? कैलकुलेबिलिटी। कैलकुलेबिलिटी क्या है? अ कंसर्न विद न्यूमेरिकल डाटा, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड स्कोरिंग। ठीक, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे होंगी। गणनात्मकता क्या है? संख्यात्मक डेटा, यानी कि सांख्यिकीय और स्कोरिंग से संबंधित चिंता। ठीक, नेक्स्ट लास्ट पार्ट आता है डीह्यूमनाइजेशन। डीह्यूमनाइजेशन क्या है? एम्प्लॉइंग टेक्नोलॉजीज एज अ मीन्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। ठीक, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, इसी को नाम दिया गया है डीह्यूमनाइजेशन। ठीक, सो डीह्यूमनाइजेशन क्या है? एम्प्लॉइंग टेक्नोलॉजी एज अ मीन टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर।
अमानवीयकरण क्या है? मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए साधन के रूप में प्रौद्योगिकी को नियोजित करना, यानी कि आप प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके मानव व्यवहार को नियंत्रित कर रहे हैं, तो इसको अमानवीयकरण कहा जाता है। तो क्या-क्या चीजें आ जाती हैं इसमें? रेशनलिटी में, रेशनलाइजेशन में एफिशिएंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी, कैलकुलेबिलिटी एंड डीह्यूमनाइजेशन। ठीक। दक्षता, पूर्व नुमेयता, वर्णनात्मकता और अमानवीकरण, ये 4 चीजें आती हैं इसमें, तो आपको पता होना चाहिए ये चारों चीजें क्या-क्या होती हैं, इसके डेफिनेशन क्या होती है। ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? रेशनलिटी, तर्क संगता। रेशनलिटी यानी कि तर्क संगता। वेबर argues that capitalism is a rational system in the sense of being calculating। ठीक। तो हमने क्या पढ़ा? क्या-क्या चीजें होनी चाहिए? कैलकुलेबिलिटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, डीह्यूमनाइजेशन होना चाहिए और आ, और क्या होना चाहिए? प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो मैक्स वेबर का मानना यह है, वेबर आर्ग्यूज दैट कैपिटलिज्म इज अ रेशनल सिस्टम। कैपिटलिज्म क्या है? एक रेशनल सिस्टम है। क्यों है? इन द सेंस ऑफ बीइंग कैलकुलेटिंग, क्योंकि ये जो है कैलकुलेटिंग करता है। जो कैपिटलिज्म होता है वो कैलकुलेबल होता है, इफिशिएंट होता है, रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, इंक्रीजिंग प्रिडिक्टेबिलिटी। अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है और प्रिडिक्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक। इसीलिए आप कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म क्या है? एक रेशनल सिस्टम है। रेशनल, किसी भी सिस्टम को आप रेशनल सिस्टम कैसे कहेंगे? जब उसकी सारी शर्तें पूरी कर रहा हो, जैसे कि इफिशिएंसी है, प्रिडिक्टेबिलिटी है, कैलकुलेबिलिटी है और डीह्यूमनाइजेशन है। तो कैपिटलिज्म क्या है? ये सारी शर्तों को पूरा कर रहा है। इसीलिए मैक्स वेबर कहते हैं कि कैपिटलिज्म को हम एक रेशनल सिस्टम कह सकते हैं। ठीक। सो एंड यूजिंग इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी। अब ये डीह्यूमनाइजेशन हो रहा है। ठीक। नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है कैपिटलिज्म में, सारी मशीनों का इस्तेमाल होता है कैपिटलिज्म में। ठीक। सो इसीलिए मैक्स वेबर ने कहा है कि कैपिटलिज्म क्या है? एक रेशनल सिस्टम। तो अगर आपसे पूछता है कि कैपिटलिज्म रेशनल सिस्टम क्यों है, तो क्योंकि ये एफिशिएंट है, कैलकुलेबल है और ये अनसर्टेनिटी को डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है और प्रिडिक्टेबिलिटी को बढ़ाता है और अनह्यूमन या नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करता है। ठीक। तो ये सारी शर्तें हैं किसी भी सिस्टम को रेशनल होने के लिए। इसीलिए आप कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म क्या है? एक रेशनल सिस्टम है। वेबर आर्ग्यूज दैट कैपिटलिज्म इज अ रेशनल सिस्टम इन द सेंस ऑफ बीइंग कैलकुलेटिंग, efficient, reducing uncertainty, increasing predictability and using increasing amount of non-human technology। रेशनलिटी कहते हैं कि किसी भी सिस्टम को आप रेशनल हो रहा है, वो रेशनल कैसे है, आप कैसे समझेंगे? तो मैक्स वेबर ने 4 चीजें बताई हैं कि कोई भी सिस्टम अगर सोसाइटी में है, अगर आपको देखना है कि वो सिस्टम रेशनलिटी के बेस पे है, वो सिस्टम रेशनल है या नहीं है, ये समझने के लिए मैक्स वेबर ने 4 चीजें बताई। वो सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए, दूसरा क्या है? वो सिस्टम प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, तीसरा क्या है? वो कैलकुलेबल होना चाहिए और चौथा क्या है? उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसमें ह्यूमन का यूज ना हो, यानी कि डीह्यूमनाइजेशन होना चाहिए। तो ये चारों चीजें अगर पाई जाती हैं तो उसी को रेशनलिटी कहा जाता है या रेशनलाइजेशन कहा जाता है। तो कोई भी सिस्टम है उसको रेशनलाइज अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको उसकी इफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा, फिर उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा, उसकी कैलकुलेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें कम से कम ह्यूमन पावर का इस्तेमाल होता हो। ठीक। तो वो सिस्टम रेशनल हो जाएगा। इसी को रेशनलाइजेशन या रेशनलिटी कहा जाता है। ठीक। तर्क संगता क्या है? वेबर का तर्क है कि गणनात्मक कुशल अनिश्चितता को कम करने, भविष्यवाणी करने में वृद्धि और गैर मानव प्रौद्योगिकी की बढ़ती मात्रा का उपयोग करने के अर्थ में पूंजीवाद एक तर्क संगत प्रणाली है। तो मैक्स वेबर का ये मानना है कि पूंजीवाद क्या है? एक तर्क संगत प्रणाली है। अब इसकी इसकी वजह क्या बताया है मैक्स वेबर ने कि क्यों हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद एक तर्क संगत प्रणाली है?
क्योंकि वेबर ने कहा है कि जो पूंजीवाद है वो गणनात्मक है, कुशल है और अनिश्चितता को खत्म करता है और भविष्यवाणी करने में वृद्धि करता है और गैर मानव प्रौद्योगिकी इसमें इस्तेमाल होती है। तो वो चार चीजें जो मैक्स वेबर ने कहा है कि किसी भी सिस्टम को रेशनल होने में ये चार चीजें जरूरी हैं, वो चारों चीजें पूंजीवाद जो है वो पूरा करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पूंजीवाद है वो क्या है, तर्क संगत प्रणाली। वो चार चीजें कौन कौन सी हैं? पहला है इफिशियंसी यानी कि दक्षता, दूसरा है प्रिडिक्टेबिलिटी यानी कि अनुमान लगाना, और तीसरा है कैलकुलेबिलिटी यानी कि गणनात्मक होता है, और चौथा है डीह्यूमनाइजेशन यानी कि ज्यादा से ज्यादा मानव प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना, गैर मानव प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना, यानी कि जिसमें मानव का इस्तेमाल ना होता हो, मनुष्य का इस्तेमाल ना होता हो, मानव शक्तियों का इस्तेमाल कम से कम करना। तो ये सारी चीजें पूरी करता है पूंजीवाद। इसीलिए मैक्स वेबर ने कहा है कि हम पूंजीवाद को एक तर्क संगत प्रणाली कह सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रेशनैलिटी। रेशनैलिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। तर्क संगता के प्रकार कौन कौन से होते हैं? अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर देयर आर 4 टाइप ऑफ रेशनैलिटी। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग 4 टाइप की रेशनैलिटी होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आता है प्रैक्टिकल रेशनैलिटी, व्यवहारिक तर्क संगता। तो मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग 4 टाइप की रेशनैलिटी होती हैं, यानी कि तर्क संगता के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार आता है प्रैक्टिकल रेशनैलिटी यानी कि व्यवहारिक तर्क संगता। अब ये प्रैक्टिकल रेशनैलिटी या व्यवहारिक तर्क संगता क्या होती है? प्रैक्टिकल रेशनैलिटी इन्वॉल्व सिस्टमैटिकली डिसाइडिंग द बेस्ट वे टू अचीव अ डिजायर्ड एंड। तो प्रैक्टिकल रेशनैलिटी क्या है? ये सिस्टमेटिकली डिसाइड किया जाता है कि क्या बेस्ट तरीका होगा जो जो भी हमको गोल अचीव करना है उसको पाने का, यानी कि डिजायर्ड एंड, यानी कि जो भी हम गोल पाना चाह रहे हैं उस गोल को पाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा। अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो ये होता है प्रैक्टिकल रेशनैलिटी, और उसी बेस्ट तरीके को आप यूज करते हैं। ठीक। क्या पहले आप ये सोचेंगे कि किस बेस्ट तरीके से हम अपने गोल को पा सकते हैं, और फिर उस बेस्ट तरीके का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसी को प्रैक्टिकल रेशनैलिटी कहा जाता है। बेस्ड ऑन व्हाट इज प्रैक्टिकल, यानी कि किस क्या प्रैक्टिकल है उस बेस पे अगर आप देखते हैं तो इसी को प्रैक्टिकल रेशनैलिटी कहा जाता है। ठीक। इसी को प्रैक्टिकल रेशनैलिटी कहा जाता है। जैसे मुंबई से दिल्ली अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन का सामान ले जाना है, ठीक, तो आपको क्या है, आपका गोल क्या है, कोई सामान मुंबई से दिल्ली पहुंचाना। तो बेस्ट तरीका क्या होगा? सबसे बेस्ट तरीका क्या हो रहा है कि आप इसको फ्लाइट से पहुंचा दें। ठीक। अब इसमें प्रैक्टिकल चीजें क्या आ सकती हैं कि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं कि मैं उसको फ्लाइट से पहुंचा दूं, तो ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। ट्रेन से पहुंचा दें। ठीक। तो ये प्रैक्टिकल तरीका हो गया कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसको ट्रेन से पहुंचा सकता हूँ। तो फ्लाइट से पहुंचा सकता था, बेस्ट वे था फ्लाइट से पहुंचाने का, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि मैं फ्लाइट से उसको पहुंचा सकता हूँ, इसलिए उसको ट्रेन से भेज रहा हूँ। अब इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता, ट्रेन से बेस्ट तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि फास्ट होता है, बाकी जो भी ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम है उससे फास्ट होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि बेस्ट तरीका यही है और प्रैक्टिकल तरीका यही है। तो आप इस तरह की जब रेशनैलिटी लगाते हैं तो इसी को प्रैक्टिकल रेशनैलिटी कहते हैं। ठीक। वैसे भी आप साइकिल से भी पहुंचा सकते हैं, टाइम लगेगा, पहुंचेगा सामान, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। चीप होगा और कम पैसे में पहुंच जाएंगे आप। ठीक। तो लेकिन ये प्रैक्टिकल तरीका नहीं है, इसीलिए आप ये कहा जाता है कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि क्या बेस्ट वे है किसी भी डिजायर्ड गोल को पाने के लिए, और जो एक प्रैक्टिकल चीज के बेस पे हो, जो प्रैक्टिकल हो, यानी कि जो तरीका है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो अगर इस तरह की रेशनैलिटी आप लगाते हैं तो इसको प्रैक्टिकल रेशनैलिटी कहा जाता है। ठीक। जैसे बेस्ट वे तो ये था फ्लाइट, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। ठीक। इसमें एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये मेरे लिए जो है प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। हो सकता है दूसरे के लिए ये प्रैक्टिकल तरीका हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। ठीक। व्यवहारिक तर्क संगता में व्यवहारिक के आधार पर वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने का
सबसे अच्छा तरीका व्यवस्थित रूप से तय करना शामिल है। जब आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित रूप से सबसे अच्छा तरीका तय करते हैं, तो उसी को व्यवहारिक तर्कसंगता कहा जाता है। उसी के आधार पे आप जब तर्कसंगता लगाते हैं तो उसी को व्यवहारिक तर्कसंगता कहा जाता है। जैसे मैंने बताया, अभी एग्जांपल दिया कि कोई सामान बेचना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, फ्लाइट है। लेकिन ये चूंकि इस वजह से व्यवहारिक नहीं है क्योंकि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, तो अब मैं ट्रेन से बेच रहा हूँ, तो ये मेरे लिए व्यवहारिक है क्योंकि ये कम पैसे में भी हो जाएगा और फास्ट भी है, सबसे फास्ट भी है। ठीक। सो व्यवहारिक तर्कसंगता में व्यवहारिक के आधार पर वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका व्यवस्थित रूप से तय करना शामिल। ठीक। दूसरा आता है थ्योरेटिकल रेशनैलिटी, सैद्धांतिक तर्कसंगता। थ्योरेटिकल रेशनैलिटी यानी कि सैद्धांतिक तर्कसंगता। अब ये क्या होता है थ्योरेटिकल रेशनैलिटी या सैद्धांतिक तर्कसंगता? इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड थ्रू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। किसी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के जरिए जो है आप पूरे वर्ल्ड को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो इसको थ्योरेटिकल रेशनैलिटी कहा जाता है। यानी कि थ्योरी के जरिए आप वर्ल्ड को अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं, थ्योरी क्या है, प्रैक्टिकल नहीं होता है, लेकिन चूंकि ये सारी चीजें थ्योरी के बेस पे होती हैं, इसीलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं, प्रैक्टिकल नहीं होती, ठीक, थ्योरेटिकल होती हैं। तो अगर आप जो है थ्योरी का इस्तेमाल करके या एब्स्ट्रैक्ट चीजों का इस्तेमाल करके वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या तरीका हो गया, ये थ्योरेटिकल रेशनैलिटी कहलाएगा। ठीक, थ्योरी या एब्स्ट्रैक्ट चीजों यानी कि जो कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, जो अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं, उससे अगर आप वर्ल्ड को समझने की कोशिश करेंगे तो ये थ्योरेटिकल रेशनैलिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक। सैद्धांतिक तर्कसंगता क्या है? सैद्धांतिक तर्कसंगता में अमूर्त अवधारणाओं के माध्यम से दुनिया को समझना शामिल है। यानी कि जब आप अमूर्त अवधारणाओं के माध्यम से दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, सिद्धांत के माध्यम से दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसको सैद्धांतिक तर्कसंगता कहा जाता है। सिद्धांत के माध्यम से, सिद्धांतों के माध्यम से आप दुनिया को समझने की कोशिश करना चाहते हैं या अमूर्त अवधारणाओं के माध्यम से आप दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसी को सैद्धांतिक तर्कसंगता कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सब्सटेंटिव रेशनैलिटी, ठोस तर्कसंगता। अब ये सब्सटेंटिव रेशनैलिटी या ठोस तर्कसंगता क्या होती है? इन्वॉल्व डिसाइडिंग द बेस्ट चॉइस ऑफ अ मीन्स टू एन एंड एज गाइडेड बाय ऑल ऑफ योर कलेक्टिव वैल्यूज। ठीक। सब्सटेंटिव रेशनैलिटी क्या है? इन्वॉल्व डिसाइडिंग द बेस्ट चॉइस ऑफ अ मीन टू एन एंड, मतलब कि किसी भी गोल को पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये डिसाइड करना, और जो आपके वैल्यूज के जरिए गाइड होता हो। यानी कि आपकी कुछ वैल्यूज होती होंगी, सोसाइटी की कुछ वैल्यूज होती होंगी, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उसके कुछ वैल्यूज होती होंगी। उस वैल्यूज के बेस पे अगर आप मीन्स डिसाइड कर रहे हैं, तो इसी को सब्सटेंटिव रेशनैलिटी कहा जाता है। इन्वॉल्व डिसाइडिंग द बेस्ट चॉइस ऑफ मीन टू एन एंड, यानी कि जब आप सबसे अच्छा तरीका ढूंढते हैं किसी भी गोल को पाने के लिए, लेकिन वो आपके वैल्यू के बेस पे होता है, तो इसी को सब्सटेंटिव रेशनैलिटी कहा जाता है। ठीक। ठोस तर्कसंगता क्या है? ठोस तर्कसंगता में आपके सभी सामूहिक मूल्यों, यानी कि जो भी सामूहिक मूल्य हैं, आपके समाज के जो मूल्य हैं, उसके द्वारा निर्देशित अंत के लिए साधन का सबसे अच्छा विकल्प। यानी कि आपके सामूहिक मूल्य ने बताया कि क्या बेस्ट तरीका होगा, तब वो गलत नहीं माना जाएगा। बहुत से तरीके होते हैं किसी भी चीज को पाने के लिए, गलत तरीके भी होते हैं, सही तरीके भी होते हैं, लेकिन गलत तरीके को आपका मूल्य जो है वो आपको इजाजत नहीं देता है। तो जो भी सामूहिक मूल्य है उसके द्वारा जो निर्देशित तरीके हैं, उसका अगर आप सबसे अच्छा तरीका इस्तेमाल करते हैं किसी भी गोल को, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, तो ऐसी तर्कसंगता को ठोस तर्कसंगता कहा जाता है। तो ऐसी तर्कसंगता को ठोस तर्कसंगता कहा जाता है। In other words, you are attempting to make your system of values and your actions congruent with each other, यानी कि आपके जितने एक्शन होंगे वो आपके वैल्यू के बेस पे होंगे। अगर आप इस तरह से करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है आप सब्सटेंटिव रेशनैलिटी को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आप जितने भी एक्शन आपके हैं सब वैल्यूज के बेस पे हैं।
आपके जो भी कलेक्टिव वैल्यूज हैं उसके बेस पे हैं, तो यानी कि ये माना जाएगा कि आप जो है सब्सटेंटिव रेशनैलिटी को फॉलो करते हैं। ठीक, इन अदर वर्ड यू आर अटेम्प्टिंग टू मेक योर सिस्टम ऑफ वैल्यूज एंड योर एक्शन कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर। ठीक, यानी कि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आपकी वैल्यूज आपके एक्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, सब्सटेंटिव रेशनैलिटी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आप अपने मूल्यों की प्रणाली और अपने कार्यों को एक दूसरे के अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं। यानी कि आप क्या करते हैं, जो आपके मूल्य हैं और आपके कार्य हैं, दोनों को एक दूसरे के अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं, तो इसी को तर्क संगत यानी कि ठोस तर्क संगता कहा जाता है। ठीक, सब्सटेंटिव रेशनैलिटी यानी कि ठोस तर्क संगता कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है फॉर्मल रेशनैलिटी, औपचारिक तर्क संगता। फॉर्मल रेशनैलिटी यानी कि औपचारिक तर्क संगता। अब ये क्या होता है, इन्वॉल्व्स मेकिंग चॉइस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल रूल्स। ठीक, तो फॉर्मल रेशनैलिटी क्या है, जब आप यूनिवर्सल रूल्स के बेस पे जो है आप अपनी चॉइस को बनाते हैं, यानी कि जो आप गोल जो है, आपका गोल जो है उसको चूज करने के लिए, उसको पाने के लिए, आपके गोल को पाने के लिए जब आप जो है ऐसे मीन को चूज करते हैं जो इंटरनेशनल लॉ यानी कि यूनिवर्सल लॉ से मेल खाता हो, तो ऐसी रेशनैलिटी को फॉर्मल रेशनैलिटी कहा जाता है। ठीक, इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो तो इसी को फॉर्मल रेशनैलिटी कहा जाता है। यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, लिखे हुए होते हैं। फॉर्मल मतलब होता है कोई चीज जो लिखी हुई हो। ठीक, तो फॉर्मल रेशनैलिटी यानी कि जो चीजें लिखी हैं उसी हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो इसी को फॉर्मल रेशनैलिटी कहा जाता है। फॉर्मल रेशनैलिटी इन्वॉल्व्स मेकिंग चॉइस बेस्ड ऑन यूनिवर्सल रूल्स रेगुलेशंस एंड द लार्जर सोशल स्ट्रक्चर ऑफ योर सोसाइटी। यानी कि जो आपके लार्जर सोशल स्ट्रक्चर ऑफ योर सोसाइटी है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको अगर आप फॉलो करके अपने मीन को चूज करते हैं किसी भी एंड को पाने के लिए, तो इसी को फॉर्मल रेशनैलिटी कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग और क्वांटिफाइंग द मोस्ट एफिशिएंट मीन टू एन एंड। अब इसमें भी ये चीजें होती हैं कि आप जो है कैलकुलेट करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा किसी भी एंड को पाने के लिए, सबसे बेस्ट मीन कौन सा होगा। ठीक, लेकिन वो मीन जो है वो इंटरनेशनल यानी वो मीन जो है यूनिवर्सल रूल्स और रेगुलेशन या आपकी सोसाइटी के जो लार्जर सोशल स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करके बनाया गया हो, तभी इसको फॉर्मल रेशनैलिटी कहा जाता है। ठीक, औपचारिक तर्क संगता क्या है, औपचारिक तर्क संगता में सार्वभौमिक नियमों, विनियमों विनियमों और आपके समाज की बड़ी सामाजिक संरचना के आधार पर चुनाव करना शामिल है। इसमें अंत तक सबसे कुशल साधनों की गणना करना या मात्रा निर्धारित करना शामिल है। यानी कि जब आप जो है किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जो सबसे कुशल साधन है उसको पाने का प्रयास करते हैं या उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो जो है आपके जो सार्वभौमिक नियम है या विनियम है उन सबको फॉलो करते हैं आप, और उसके बेस पे आप जो है अपने लक्ष्य को अपने अपने साधन को तय करते हैं लक्ष्य को पाने के लिए, या जो आपकी सामाजिक संरचना की सबसे बड़ी सामाजिक संरचना है उसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नियम हैं या बाधाएं हैं, उन सबको फॉलो करके अगर आप जो है अपने साधन को तय करते हैं लक्ष्य को पाने के लिए, तो इसको औपचारिक तर्क संगता कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, औपचारिक तर्क संगता कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं रेशनैलिटी। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि मैक्स वेबर ने रिलीजन के बारे में क्या कहा है। ठीक, मैक्स वेबर ने रिलीजन या धर्म के बारे में क्या कहा है, स्टडीड 6 रिलीजन। तो मैक्स वेबर ने 6 रिलीजन की स्टडी की है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन कौन से 6 रिलीजन की स्टडी, 6 धर्म की स्टडी अध्ययन जो है वो मैक्स वेबर ने किया है। तो सबसे पहले आता है हिंदुइज्म, दूसरा है इस्लाम, तीसरा है क्रिश्चियनिटी, चौथा है बुद्धिज्म और पांचवा है टॉविज्म और छठा है कन्फ्यूशियनिज्म। ठीक, और जुडाइज्म। ठीक, तो ये सारे जो रिलीजन है वो उन्होंने स्टडी किया है। हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, टॉविज्म, कन्फ्यूशियनिज्म एंड जुडाइज्म, इन सारे रिलीजन की स्टडी किया है मैक्स वेबर ने। ठीक, जिसको 6 वर्ल्ड रिलीजन के नाम से इन्होंने जाना है। तो 6 धर्मों का अध्ययन किया है मैक्स वेबर ने, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म
ताओवाद, कन्फ्यूशियवाद और यहूदी धर्म, इन सब का अध्ययन किया है। ठीक, रिलीजन लीड्स इकोनॉमी, और मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि रिलीजन लीड्स इकोनॉमी। हम लोगों ने कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट में जो है हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है कि दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक बेस स्ट्रक्चर होता है और एक सुपर स्ट्रक्चर होता है। एक सुपर स्ट्रक्चर होता है, एक बेस स्ट्रक्चर होता है, एक सुपर स्ट्रक्चर होता है। ठीक, एक बेस स्ट्रक्चर होता है, एक सुपर स्ट्रक्चर होता है। तो इन्होंने क्या कहा है, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इकोनॉमी जो है वो बेस स्ट्रक्चर है, यानी कि बाकी जो सुपर स्ट्रक्चर है उसको शेप कौन करता है, इकोनॉमी ही शेप करता है। लेकिन मैक्स वेबर इसका उल्टा कहते हैं, उसका उल्टा क्या कह रहे हैं कि रिलीजन जो है वो इकोनॉमी को शेप करता है। रिलीजन इकोनॉमी को शेप करता है, ना कि इकोनॉमी जो है वो रिलीजन को तय करती है। ठीक, धर्म प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी कि धर्म ही जो है अर्थव्यवस्था का प्रधान है, यानी कि धर्म ही अर्थव्यवस्था को बनाता है। हम लोगों ने कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट पढ़े, जिसमें हम लोगों ने आधार और अधिरचना के बारे में पढ़ा है। आधार और अधिरचना के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है आधार और अधिरचना के बारे में? आधार यानी कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक प्रणाली है, वही आधार है, और वही बाकी अधिरचना को, जैसे धर्म है, राजनीति है, इन सबको शेप देती है, इन सबको बनाती है। लेकिन मैक्स वेबर इसका उल्टा कहते हैं। उसका उल्टा क्या कह रहे हैं कि धर्म जो है वो क्या करता है, आधार को बना, धर्म जो है क्या करता है, अर्थव्यवस्था को बनाता है। ठीक, यानी कि धर्म से अर्थव्यवस्था आती है, ना कि अर्थव्यवस्था से धर्म आता है। ठीक, हिंदुइज्म अदर और आउटर वर्ल्डली एस्थेटिसिज्म। अब मैक्स वेबर ने कहा है कि हिंदुइज्म किस पे बिलीव करते हैं, अदर और आउटर वर्ल्डली एस्थेटिसिज्म पे बिलीव करते हैं। हिंदुइज्म है या इस्लाम है, दोनों को कह सकते हैं, लेकिन मैक्स वेबर ने कहा है हिंदुइज्म अदर और आउटर वर्ल्डली एस्थेटिसिज्म को बिलीव करते हैं। यानी कि हिंदुइज्म ज्यादातर ये बिलीव करते हैं कि हमारे जो कर्म है, या जो भी हम काम करते हैं, जो भी हमारे एक्शन है, उसका जो रिजल्ट है वो कब मिलेगा, इस यहाँ पे मरने के बाद मिलेगा। ठीक, आपका जो कर्म है उसका जो फल है वो कब मिलेगा, आपके मरने के बाद। किस फॉर्म में मिलेगा? कभी कभी हम लोग देखते हैं कि दूसरे जन्म के फॉर्म में। अगर आप यहाँ पे अच्छा काम करेंगे, तभी जब आपका सेकंड बर्थ होगा तो वहां पे आपको एक अच्छा आ, मतलब एक अच्छी प्रजाति में आपको पैदा किया जाएगा। ठीक, सो यानी कि ये हमेशा जो है इस वर्ल्ड को नहीं मानते हैं, बल्कि ये मानते हैं कि जो भी हमारे कर्म है उसका फल हमको बाद में मिलेगा, मरने के बाद। ठीक, सो इसी को अदर वर्ल्डली या आउटर वर्ल्डली एस्थेटिसिज्म कहा जाता है। ठीक, इसी को अदर वर्ल्डली या आउटर वर्ल्डली एस्थेटिसिज्म कहा जाता है, कि हम ये मानते हैं कि बाद में हमको इसका फल मिलेगा जो भी हम कर रहे हैं। ठीक, हिंदुइज्म यानी कि ये मानते हैं कि जो ये वर्ल्ड है, ये जो है एक ना एक दिन खत्म होने वाला है। ठीक, हिंदू धर्म अन्य या बाहरी सांसारिक तपस्या को मानता है, यानी कि ये मानते हैं कि बाद में ही हमको फल मिलेगा, जो भी हमारे कर्म अभी हैं उसका फल हमको बाद ही में मिलेगा। और जबकि क्रिश्चियनिटी और कैल्विनिज्म क्या मानते हैं, दिस वर्ल्डली या इनर वर्ल्डली एस्थेटिसिज्म, यानी कि इसी दुनिया में हमको फल मिल जाएगा। यानी कि जो जो सबसे ज्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, यानी कि जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, उन्हीं को माना जाएगा कि गॉड ने उनको सबसे ज्यादा सॉल्वेशन दिया है, सबसे ज्यादा मोक्ष दिया है। ठीक, क्रिश्चियनिटी और कैल्विनिज्म दिस इनर और वर्ल्डली, दिस और इनर वर्ल्डली एस्थेटिसिज्म को मानते हैं। ठीक, यानी कि इसी दुनिया में आपको फल मिल जाएगा सारी चीजों का, और इसी दुनिया में हम जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना ज्यादा अच्छा फल हमको मिलेगा, और वही तय करता है कि आप गॉड के कितना करीब। ठीक, क्रिश्चियनिटी और कैल्विनिज्म दिस और इनर वर्ल्डली एस्थेटिसिज्म। ईसाई धर्म या कैल्विनवाद ये मानते हैं कि ये या आंतरिक सांसारिक तपस्या को मानते हैं, यानी कि इसी संसार में आपको जो भी आपने किया है उसका फल मिल जाएगा, और वही आपका प्रूफ है कि आप जो है भगवान के कितने करीब हैं। ठीक, प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये क्या है प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म? प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद का स्वार्थ। प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद का स्वार्थ। टाइम इज मनी, मनी बिगेट्स मनी। तो प्रोटेस्टेंट क्या मानते हैं
टाइम इज मनी, यानी कि टाइम ही मनी है और मनी से ही मनी बनता है, पैसे से ही पैसा बनता है, वक्त ही पैसा है और पैसे से ही पैसा बनता है, ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स मानते हैं। ठीक, समय पैसा, तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये भी मैक्स वेबर का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक, समय पैसा है और पैसे से ही पैसा बनता है, ये कौन मानता है? प्रोटेस्टेंट नैतिकता वाले मानते हैं। दे बिलीव इन प्रीडेस्टिनेशन, ये प्रीडेस्टिनेशन पे बिलीव करते हैं, यानी कि आपको यहीं पे फल मिल जाएगा जो भी आपके क्रम है उसको उसका। ठीक, मनी प्रोडक्शन इज एन एंड इन इटसेल्फ, यानी कि जितना ज्यादा आप पैसा प्रोड्यूस कर ले रहे हैं वही आपका एंड है। इससे ये लग्जरियस लाइफ नहीं जीना चाहते, जितना ज्यादा पैसा ये प्रोड्यूस कर लेंगे उतना ज्यादा ये उसको बेहतर मानते हैं, यानी कि जितना ज्यादा हम पैसा प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा हम ज्यादा अच्छे माने जाएंगे, ज्यादा ईमानदार माने जाएंगे। ठीक, मनी प्रोडक्शन इज एन एंड इन इटसेल्फ। ठीक, वे पूर्व निर्धारण में विश्वास करते हैं, यानी कि पहले से आपको जो भी आपके कर्म है उसका फल मिल जाता है। मुद्रा उत्पादन अपने आप में एक अंत है, तो ये मुद्रा उत्पादन को अपने आप में एक अंत मानते हैं कि जितना ज्यादा आप मुद्रा उत्पादन कर ले रहे हैं उतना अच्छे हैं। इससे कोई अच्छी लाइफ जीना इनका मकसद नहीं होता, यानी कि ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो ज्यादा अच्छी लाइफ जिएंगे, ऐसा कुछ इनका मकसद नहीं होता है। ठीक, सो टाइम इज मनी, मनी बिगट्स मनी, दे बिलीव इन प्रीडेस्टिनेशन, मनी प्रोडक्शन इज एन एंड इन इटसेल्फ। ठीक, समय पैसा है और पैसे से पैसा बनता है, वे पूर्व निर्धारण में विश्वास करते हैं, मुद्रा उत्पादन अपने आप में एक अंत होता है। ठीक, थियोडेसी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है थियोडेसी का। थियोडेसी क्या है? vindication of God. It is to answer the question of why a good God permit the manifestation of evil, thus resolving the issue of the problem of evil. ठीक, ईश्वर की प्रतिज्ञा, थियोडेसी क्या है? ईश्वर की प्रतिज्ञा है, विंडिकेशन ऑफ गॉड है। ये इस सवाल का जवाब देने के लिए है कि एक अच्छा भगवान बुराई की अभिव्यक्ति की अनुमति क्यों देता है, इस प्रकार बुराई की समस्या का समाधान करता है। यानी कि कोई आदमी बुराई कर रहा है तो उससे मोक्ष पाने की तरीके बताए रहता है गॉड से। ठीक, परमिशन देता है कि आप जो है बुराई से बच सके और बुराई की माफी मांग सके। ठीक, तो यही है विंडिकेशन ऑफ गॉड, थियोडेसी। इट इज टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाई अ गुड गॉड, यानी कि क्यों एक अच्छा भगवान जो है वो आपको किसी भी इविल की मैनिफेस्टेशन की परमिशन देता है, दस रिजॉल्विंग द इशू ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इविल। ईश्वर की प्रतिज्ञा क्या है? ये इस सवाल का जवाब देने के लिए है कि एक अच्छा भगवान बुराई की अभिव्यक्ति की अनुमति क्यों देता है, इस प्रकार बुराई की समस्या का समाधान होता है। तो थियोडेसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, विंडिकेशन ऑफ गॉड से क्वेश्चन पूछा जाता है, ईश्वर की प्रतिज्ञा से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है सोटेरियोलॉजी। थियोडेसी और सोटेरियोलॉजी कभी कभी एक साथ पूछ लेता है। तो सोटेरियोलॉजी क्या है? वेज ऑफ सॉल्वेशन, यानी कि तरीके, मोक्ष के जो तरीके हैं वो, मोक्ष के तरीके, सोटेरियोलॉजी यानी कि मोक्ष के तरीके, यानी कि किस किस तरीके से आपने जो भी गुनाह किए उसकी माफी मांग सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, आप साधु संत के पास जाएंगे या मौलवी मुल्ला के पास जाएंगे तो वो बताएंगे कि आपको जो है क्या करना होगा, तब आपको इस गुनाह से माफी मिलेगी या इस पाप से आपको मोक्ष मिलेगा। ठीक, इसी को सोटेरियोलॉजी कहा जाता है, जो अलग अलग तरीके होते हैं मोक्ष के सॉल्वेशन के। ठीक, सोटेरियोलॉजी का सिंपल मीनिंग है वेज ऑफ सॉल्वेशन, मोक्ष के तरीके। तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोटेरियोलॉजी क्या है, वेज ऑफ सॉल्वेशन। ठीक, फॉर्चून एंड मिस फॉर्चून एनालिसिस, भाग्य और दुर्भाग्य विश्लेषण क्या होता है? फॉर्चून एंड मिस फॉर्चून एनालिसिस, भाग्य और दुर्भाग्य विश्लेषण। theodicies of misfortune tends to the belief that wealth and other manifestation of privileges are indication or sign of evil. ठीक, so theodicies होती हैं मिस फॉर्चून और फॉर्चून की। ठीक, थियोडेसीज दो होती हैं, एक मिस फॉर्चून की थियोडेसीज है और दूसरा है फॉर्चून की थियोडेसीज है। ठीक, सो मिस फॉर्चून की थियोडेसीज क्या है? जिनके पास पैसा है, जो प्रिविलेज में है, यानी कि जो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस हैं उनके पास, तो ये माना जाता है कि उन्होंने कोई गुनाह किया था और एक पाप के तौर पे उनको ये सारी वेल्थ और ये सारे लग्जरियस लाइफ और प्रिविलेजेस दिए गए। तो ये मिस फॉर्चून की थियोडेसी मानती है। थियोडेसी ऑफ मिस फॉर्चून इस बात को मानता है कि
that wealth and other manifestation of privileges are indication of sign of evil, यानी कि आपने कोई गुनाह किया है इसलिए आपको ये सारे वेल्थ और सारे प्रिविलेजेस दिए गए। दुर्भाग्य के सिद्धांत का इस विश्वास की और प्रवृत्ति होते ही हैं कि धन और विशेषाधिकार की अन्य अभिव्यक्तियां संकेत या बुराई का संकेत है। ठीक, तो यानी कि जो भी जो दुर्भाग्य का सिद्धांत है, दो सिद्धांत होता है, एक भाग का सिद्धांत और एक दुर्भाग्य का सिद्धांत होता है। तो दुर्भाग्य का सिद्धांत ये मानता है कि जो भी आपके पास पैसे हैं, जो भी आपके पास धन है या जो भी आपको विशेष अधिकार मिला है, ये आपने कोई ना कोई बुराई किया था इसीलिए आपको ये अधिकार मिला है। यानी कि आपके पास अगर पैसा है, धन है, विशेष अधिकार है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ये दुर्भाग्य का की थ्योरी कहती है, दुर्भाग्य का सिद्धांत कहता है। दूसरा भाग का सिद्धांत क्या कहता है या फॉर्चून एनालिसिस क्या कहती है? In contrast, theodicies of fortune emphasize the notion that privileges are blessing and deserved. ठीक, तो फॉर्चून क्या मानता है कि अगर आपके पास वेल्थ है, प्रिविलेजेस हैं, यानी कि गॉड ने आपको आपके किसी अच्छे क्रम का फल दिया है। ठीक, ब्लेसिंग एंड डिजर्व्ड है। ठीक, इसके विपरीत भाग के सिद्धांत क्या मानता है? भाग के सिद्धांत क्या मानता है? इस धारणा पर जोर देता है कि जो भी हमको विशेषाधिकार या धन मिला हुआ है वो क्या है, आपने कोई भी अच्छा क्रम किया था, उसी के आशीर्वाद में, उसी के योग में आपको ये फल मिला है। ठीक, हाँ, मतलब दो थ्योरी है इसमें, एक फॉर्च्यून की थ्योरी है, एक मिस फॉर्च्यून की थ्योरी है। तो मिस फॉर्च्यून थ्योरी ये मानती है आपके पास पैसा है तो इसका मतलब कि आप मतलब कोई ना कोई गुनाह किए थे इसलिए आपको गॉड ने एक सजा के तौर पे आपको पैसे और प्रिविलेजेस दिए। लेकिन फॉर्च्यून एनालिसिस ये मानती है कि नहीं, अगर आपके पास पैसे हैं और आपको प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं, वेल्थ है आपके पास, तो एक तरह का गॉड की तरफ से ब्लेसिंग है, ये डिजर्व है। ठीक, आपने कुछ अच्छा कर्म किया था इसलिए आपको ये मिला है। तो ये भाग्य और दुर्भाग्य एनालिसिस यानी कि फॉर्चून एंड मिस फॉर्चून एनालिसिस ये भी मैक्स वेबर का ही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, समाज का स्तरीकरण। यही लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग लीव करते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, समाज का स्तरीकरण क्या होता है? वेबर इंट्रोड्यूसेस थ्री इंडिपेंडेंट फैक्टर दैट फॉर्म हिज थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ हायरार्की, यानी कि वेबर ने तीन बेसिस बताए हैं जिसपे आप सोसाइटी का स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं। कास्ट, क्लास एंड पावर। कास्ट या क्लास स्टेटस एंड पावर कह सकते हैं इसको आप। ठीक, क्लास स्टेटस एंड पावर। ठीक, सो ये तीन बेसिस बताए हैं जिसके बेस पे आप सोसाइटी का स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब अलग अलग स्ट्रेटा में बांटना, अलग अलग ग्रुप में बांटना। समाज का स्तरीकरण, स्तरीकरण क्या होता है? आप अलग अलग समूह में बांटना या अलग अलग स्तर में बांटना समाज को, इसी को स्तरीकरण कहा जाता है। तो वेबर ने तीन स्वतंत्र कारक बताए हैं जिसके बेसिस पे समाज को अलग अलग उसमें बांटा जा सकता है। वर्ग और स्टेटस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग, स्थिति और शक्ति। ठीक, ये तीन तरीके हैं। अब ये अलग अलग हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास देखेंगे। क्लास इज पर्सन्स इकोनॉमिक पोजीशन इन सोसाइटी। कई बार एग्जाम में आपसे डेफिनेशन पूछा जाता है और ये बोला जाता है कि इसको किसके बारे में मैक्स वेबर ने ये बात कही है। तो मैक्स वेबर सेज दैट डैश इज पर्सन इकोनॉमिक पोजीशन इन सोसाइटी। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? क्लास। ठीक, डैश समाज में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति है। मैक्स वेबर ने किसको कहा है? वर्ग को कहा है। वर्ग क्या है? समाज में एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या है वो उसके वर्ग को डिसाइड करती है, उसके वर्ग को निर्धारित करती है। यानी कि एक समाज में किसी भी पर्सन की इकोनॉमिक पोजीशन क्या है वही उसकी क्लास को बताता है। दूसरा स्टेटस क्या है? स्टेटस इज पर्सन प्रेस्टीज। पर्सन का जो प्रेस्टीज है, जो सोशल ऑनर है, जो पॉपुलैरिटी है इन अ सोसाइटी, उसी को स्टेटस कहा जाता है। जैसे एक टीचर है, ठीक, या एक कोई भी हाई स्टेटस का आदमी है तो जरूरी नहीं कि उसके पास पैसे हों, उसकी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी हो, लेकिन चूंकि उसका स्टेटस अच्छा है इसीलिए एक तरह का प्रिविलेजेस उसको मिला हुआ है, एक तरह का ऑनर उसको मिलता है, तो वो उसका स्टेटस है। मीन्स एक पर्सन का किसी भी सोसाइटी में क्या प्रेस्टीज है, क्या ऑनर है, कितनी पॉपुलैरिटी है, ये उसके स्टेटस को डिसाइड करता है। और उसकी इकोनॉमिक पोजीशन उसकी क्लास को डिसाइड करती है।
यानी कि एक समाज में एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या है वो उसके वर्क को डिसाइड करती है, और उसकी स्थिति कौन डिसाइड करता है कि एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा क्या है, सामाजिक सम्मान कितना है, समाज में लोकप्रियता कितनी है, वो उसकी समाज में स्थिति को बताता है, निर्धारित करता है। तीसरा है पावर। पावर इज अ पर्सन्स एबिलिटी टू गेट हिज वे डिस्पाइट द रेजिस्टेंस ऑफ अदर्स। ठीक, दूसरों के रोक के बजाय बावजूद आपके पास कोई एबिलिटी हो, ठीक, तो उसी को पावर कहा जाता है। पावर इज अ पर्सन्स एबिलिटी टू गेट हिज वे डिस्पाइट द रेजिस्टेंस ऑफ अदर, यानी कि अपने तरीके से काम करना, ठीक, लेकिन दूसरों के रेजिस्टेंस के बजाय, मतलब लोगों का रेजिस्टेंस हो रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने पावर का इस्तेमाल करके कोई काम कर सकते हैं। जैसे आपके पास शक्ति है कोई काम करने की, पावर है कि आप ये काम कर सकते हैं, लोग उसके खिलाफ जा रहे हैं तब भी, तो उसी को पावर कहा जाता है। शक्ति क्या है? एक व्यक्ति के दूसरों के प्रतिरोध के बावजूद अपना रास्ता पाने की क्षमता है, यानी कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो आपके पास इतनी शक्ति है कि आप वो काम कर सकते हैं, चाहे दूसरा भले ही आपका प्रतिरोध कर रहा हो। ठीक, तो इसी को शक्ति कहा जाता है। क्लास के बारे में और क्या कहा है मैक्स वेबर ने? क्लास एज लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल के बारे में कि क्लास इज लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल। जीवन क्या है? जीवन संभावना या जीवन शैली के रूप में वर्क को देखा है मैक्स वेबर ने। तो लाइफ चांसेस, लाइफ स्टाइल, ये दोनों कीवर्ड्स हैं मैक्स वेबर के। ठीक, कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछता है, अगर वहां पे दो कीवर्ड्स दिखते हैं, लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल, तो आप ये इससे समझ जाइएगा कि ये मैक्स वेबर का है। जीवन संभावना और जीवन शैली, दो चीजें अगर दिखती हैं क्वेश्चन में, तो ये मैक्स वेबर का ही है, ये कीवर्ड है मैक्स वेबर का। ठीक है, तो क्लास के बारे में ही इन्होंने कहा है कि क्लास क्या है? जो लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल, जीवन संभावना, जीवन शैली के रूप में वर्क को देखा है मैक्स वेबर ने। कास्ट के बारे में क्या कहा है मैक्स वेबर ने? कास्ट इज ए स्टेटस ग्रुप। कास्ट क्या है? एक स्टेटस ग्रुप है। ठीक, कास्ट क्या है? एक स्टेटस ग्रुप है। तो ये भी याद रखना है कि कास्ट के बारे में मैक्स वेबर ने कहा, क्या कहा है? तो कास्ट इज ए स्टेटस ग्रुप। जाति के बारे में मैक्स वेबर ने कहा है कि जाति एक स्थिति समूह है। जाति क्या है? एक स्थिति समूह है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने का मौका दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा रेशनलिटी ऑफ सोसाइटी, रेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, समाज का युक्तिकरण। अब रेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी या समाज का युक्तिकरण में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? इफिशियंसी, प्रिडिक्टेबिलिटी, कैलकुलेबिलिटी और डीह्यूमनाइजेशन। ठीक, दक्षता, पूर्णमयता, गणनात्मकता और अमानवीकरण। उसके बाद हम लोगों ने रेशनलिटी पढ़ा है, तर्कसंगता, इसके टाइप्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ रेशनलिटी, तर्कसंगता के प्रकार, जिसमें आता है थ्योरेटिकल रेशनलिटी, सब्टेंटिव रेशनलिटी और प्रैक्टिकल रेशनलिटी, थ्योरेटिकल रेशनलिटी, सब्टेंटिव रेशनलिटी और फॉर्मल रेशनलिटी। ठीक, व्यवहारिक तर्कसंगता, सैद्धांतिक तर्कसंगता, ठोस तर्कसंगता और औपचारिक तर्कसंगता। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने रिलीजन के बारे में पढ़ा है, 6 रिलीजन के बारे में मैक्स वेबर ने स्टडी किया है। रिलीजन के बारे में क्या क्या कहा है वो सारी चीजें हम लोगों ने देखा है। ठीक, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पढ़ा है, प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद का स्वाद, थ्योडिसी और सोटेरियोलॉजी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक, उसके बाद फॉर्चून एंड मिसफॉर्चून एनालिसिस, भाग्य और दुर्भाग्य विश्लेषण, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी पढ़ा है, जिसमें 3 बेसिस बताए हैं मैक्स वेबर ने कि किस बेस पे सोसाइटी का स्ट्रेटिफिकेशन होता है। तो पहला है क्लास, दूसरा है स्टेटस और तीसरा है पावर। ठीक, पहला है वर्क, दूसरा है स्थिति और तीसरा है शक्ति। ठीक, थैंक यू वेरी मच। और भी कोई क्वेश्चन है अगर आपका तो कर सकते हैं, 5 मिनट आपको दिया जाएगा क्वेश्चन करने के लिए। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।
क्लास एंड स्टेटस में अंतर क्या है, एक मिनट में बता रहा हूँ। क्लास देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा क्लास क्या है, इस पर्सन्स इकोनॉमिक पोजीशन इन अ सोसाइटी। क्लास आपकी कैसे डिसाइड होगी, आपका एक किसी भी सोसाइटी में आपकी क्लास क्या है, ये डिसाइड होगी कि आपके पास पैसे कितने हैं। जितना ज्यादा पैसा उतना हाई क्लास आपका रहेगा, ठीक। और स्टेटस क्या है, आपकी जरूरी नहीं कि किसी के पास पैसा हो तो लोग उसकी इज्जत कर रहे हो, या समाज में उसका उसका ऑनर हो, उसका प्रेस्टीज हो, वो समाज में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, ठीक। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा हो, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, बहुत ज्यादा सोशल ऑनर उसको दिया जा रहा हो, प्रेस्टीज हो उसके पास, ये सारी चीजें जरूरी नहीं है। तो अगर आपके पास सिर्फ पैसा है और बहुत ज्यादा पैसा है, या मतलब कितना पैसा है, उस बेस पे आपके क्लास डिसाइड होती है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आप अपर क्लास में आ जाएंगे, उससे कम है तो लोअर क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में आ जाएंगे, उससे कम है तो लोअर क्लास में आ जाएंगे, ठीक। और अगर आपके और स्टेटस कैसे डिसाइड हो रहा है, समाज में आपका प्रेस्टीज कैसा है, आपका सोशल ऑनर कितना है, कितना पॉपुलर है आप समाज में। अगर आप बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं तो हाई स्टेटस हो जाएगा, उससे कम पॉपुलर हैं तो मिडिल स्टेटस हो जाएगा, उससे कम है तो लो स्टेटस हो जाएगा, ठीक। तो स्टेटस और क्लास दोनों इकोनॉमी के बेस पे अलग है, ठीक। पैसे के बेसिस पे अलग है। जरूरी नहीं है कि किसी का स्टेटस हाई हो तो उसकी क्लास भी हाई हो, ठीक। एक गरीब की भी पॉपुलैरिटी हो सकती है बहुत ज्यादा। ठीक। और कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। हाँ, कहीं कहीं पे हो सकता है कि जिसके पास पैसा हो उसका स्टेटस भी हाई हो, लेकिन ऐसा जरूरी हमेशा नहीं हो सकता है। एक गांधी जी के पास पैसा नहीं था, लेकिन उनका स्टेटस जो है वो हाई था। इसी तरह आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है जितना मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी के पास है। लेकिन अगर स्टेटस के बारे में देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसका स्टेटस उनसे तो हाई है, ठीक। तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी दोनों सेम हो जाए, कि मतलब उसके पास पैसा है इसीलिए सोसाइटी में, उस समाज में उसकी उसका हाई स्टेटस है, ठीक। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, क्योंकि स्टेटस एक अलग तरीके से डिफाइन होता है और क्लास एक अलग तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।